मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य शैक्षिक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। इस श्रृंखला के माध्यम से हम हमारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर उपस्थित होते हैं और उस विषय से संबंधित एक्सपर्ट से मार्गदर्शन हासिल करते हैं। आज हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिन विशेषज्ञ को हमने आमंत्रित किया है वे गुजरात से डॉक्टर दिगांजी शास्त्री। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सतीश जी और तमाम दर्शकों को मेरे प्यार भरे नमस्कार। अगर मैं डॉक्टर दिगांजी शास्त्री का इंट्रोडक्शन करूं, उनका परिचय दूं तो शायद कार्यक्रम कम पड़ जाए और संक्षेप में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि डॉक्टर दिगांजी शास्त्री अपने राज्य गुजरात में ही, पूरे भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। इनके साथ में एक जो बड़ा भारी इनका एक ओहदा पद है वो अभी इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स यानी जो बालक चिकित्सक होते हैं, तो करीब 35,000 बालक चिकित्सकों की जो संस्था होती है आईपी, उसके ये इमीडिएट पास्ट से निवर्तमान अध्यक्ष हैं। सर, और मैं पर्सनली आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपसे एक बार बातचीत में आपने हमारे साथ आने के लिए जो मंशा जाहिर की, फिर से मैं आपका आभारी हूँ। सर, ये मेरा खुशकिस्मत है कि मैं आपके माध्यम के जरिए हमारे लोगों को के साथ में जोड़ सकता हूं और उनके साथ कुछ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर सकूं। मित्रों, आज हमने जो विषय चुना है वह सुनने में अनूठा लगता है, क्योंकि सितंबर का महीना न्यूट्रिशन मंथ के नाम से यानी पोषण महीने के नाम से मनाया जाता है। तो इसमें पोषण विषय दो समस्या होती है जिसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण। अब कुपोषण के नाम पर हमारे सामने जो चेहरा आता है कि एक बहुत दुबला पतला सा मरियल सा बच्चा जिसकी हड्डियां दिख रही है, हाथ पांव कुछ नहीं, पेट फूला सा लग रहा है, इसको हम कुपोषण मानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार कुपोषण की जो दूसरी सीमा होती है वो होता है मोटापा, जिसे हम वेट गेन या ओबेसिटी कहते हैं। आज हमने ओबेसिटी यानी बच्चों में मोटापा इस विषय को चुना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये अपने आप में माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। पहले ही माना जाता था कि ये केवल विकसित देशों की, डेवलप कंट्री की समस्या, जहां खाना पीना बहुत प्रचुर मात्रा में होता था। लेकिन अभी जो शोध आए हैं, जो रिसर्चेस आई हैं, उसमें पता चला है कि न केवल डेवलप बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, यह समस्या काफी बड़ी है। सर, सबसे पहले तो हम इसके कारण भी जानना चाहेंगे कि मैंने कहा कि समस्या बढ़ी है हमारे देश में, जहां पर हम भुखमरी, पॉवर्टी, अभाव, इन सब की बातें करते, लेकिन अब हम मोटापे भी से जूझ रहे हैं। आप इसका कारण क्या मानते हैं? तो सबसे पहले तो मैं सतीश जी आपको और ये सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये जो ओबेसिटी का इश्यू है, ये इश्यू को आपने ये कार्यक्रम में डिस्कशन के लिए लिया है, क्योंकि इसके लिए जागरूकता करने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी अभी मात्र विकसित देशों का प्रॉब्लम नहीं है। डब्ल्यूएचओ के 2016 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 4 करोड़ बच्चे ओबेसिटी से प्रभावित है और ये 4 करोड़ बच्चे में 50% मतलब 2 करोड़ बच्चे एशिया में है, मेदस्विता से या ओबेसिटी से। और आपको और हम सबको मालूम है कि इंडिया एक ऐसा देश है कि जहां चाइल्ड नंबर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में है। तो नेचुरली हमारे लिए ये प्रॉब्लम बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये मानते थे कि ये खाली अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में ये प्रॉब्लम है या विकसित में प्रॉब्लम है या अर्बन मतलब शहरीकरण में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन सेमी अर्बन एरिया में भी ये प्रॉब्लम पाया गया है। अच्छा, अभी आपके प्रश्न पे मैं आता हूं कि उसके कारण क्या है। तो ज्यादातर केसेस में ओबेसिटी या मेदस्विता एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब दो तरीके से देखा जाएगा उसको, एक फिजिकल एक्टिविटी के एंगल से और एक अपना कैलोरिक इंटेक मतलब डाइट की नजर से। हम पहला पॉइंट देखते हैं अबाउट फिजिकल एक्टिविटी। तो आप मेरे से एग्री होंगे कि आजकल के बच्चे, उनके पास फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम ही नहीं है।
वो पढ़ाई के स्ट्रेस से, पढ़ाई के प्रेशर से इतने दबे हुए हैं, और इसके ऊपर उनके माता पिता उनके लिए बहुत सारी और एक्टिविटीज भी कराना चाहते हैं, उसको ड्राइंग में भी एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, उसको और डांस में भी एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो बच्चे के लिए खेलने का समय ही नहीं बचा है। सो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कम होने का कारण है कि लेक ऑफ स्पेस। जैसे हम पहले गांव में रहते थे या छोटे शहर में रहते थे, जहाँ बड़ा मोहल्ला था, मोहल्ले के पास में ग्राउंड रहता था जिसमें बच्चे खेलते थे। अभी छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज हो गई, यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, नीचे छोटा सा पार्किंग है या छोटा सा प्ले एरिया है, जिसमें बच्चे को खेलने के लिए इतनी फ्रीडम मिलता नहीं है। दूसरा, अर्बनाइजेशन होने के साथ में ये जो प्ले एरियाज है, छोटे नीचे की जगह है, वहाँ सेफ्टी का भी इश्यू रहता है, कहीं कोई व्हीकल आएगा, बच्चे को टकरा जाएगा। तो ये सब चलते हुए बच्चे को खेलने की एक्टिविटी कम हो गई। हम पुराने टाइम में, मेरे को याद है कि जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं बस से जाता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाता था, और मेरे घर से मेरे बस स्टॉप करीब 1 किलोमीटर था। सेम वे मेरी स्कूल से मेरा घर आने का बस स्टॉप 1 किलोमीटर था। तो मेरा सुबह शाम 1-1 किलोमीटर दोनों साइड, मतलब 4 किलोमीटर का ऐसे ही चलना हो जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, बच्चे स्कूल वैन से जाते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, या स्कूल बस से जाते हैं, जो आपके घर के या सोसाइटी के दरवाजे पे से बच्चे को उठाती है। तो बच्चे का खेलना कूदना यहाँ भी बंद हो गया, चलना भी बंद हो गया। थोड़े बड़े हो गए तो बाइक दे लास्ट, देते हैं। हाँ, और लास्ट जो पोर्शन है कि जो टीवी और मोबाइल और कंप्यूटर, इसका ओवर यूज। आजकल जो एक जोक मैंने सुना था कि भाई मेरे आपका बच्चे को क्या शौक है, हॉबीज क्या है, तो बोले बहुत उसको खेल कूद का हॉबी है। बोले कि क्या खेलता है, तो बोले वो कंप्यूटर गेम खेलता है। तो ये जो ऐसी हॉबीज है कि जिसमें बच्चे का कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं होता है, तो वहां से उसका वेट गेन होना चालू हो जाता है। सिमिलरली जो बच्चे आजकल मोबाइल्स लेके बैठते हैं या कंप्यूटर पे घंटों तक बैठे रहते हैं, तो उनमें भी मेदस्विता पाई गई है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है, हमने जैसे बात किया लाइफस्टाइल में, दैट इज अ फूड हैबिट, मतलब खान पीन की आदत। तो पहले के जमाने में बच्चे सिंपल खाना खाते थे, बैलेंस डाइट खाते थे, हम रोटी सब्जी दाल चावल और कभी कभार बाहर का खाना खाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, एक तो बच्चे जंक फूड पे चले गए हैं। जंक फूड मतलब जो भी रेडीमेड फूड्स है, ये आर कैलोरी रिच फूड्स। अपने जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी एक कैलोरी रिच है। आप एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैगी का एक बाउल बच्चा खाता है, तो एक बाउल में करीब करीब उसको 300 से 400 कैलोरी जाती है। अभी एक 300 से 400 कैलोरी खाएगा, लेकिन उसके सामने कैलोरी का खर्च ही नहीं करेगा, तो वो एक्स्ट्रा फैट ही डिपॉजिट होने वाला है और वो मेदस्वी बनने वाला है। सिमिलरली जो बच्चे कोका कोला खा पीते हैं या कोई भी किस्म का सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो वो सैकरिन और शुगर, हाई शुगर कंटेंट होता है, तो उसमें भी कैलोरीज ज्यादा हो जाती है। डाइट के बारे में और एक चीज है कि आजकल जो मीडिया और पर्टिकुलरली एडवर्टाइजमेंट, तो टीवी में और जगह पे जो देखते हैं, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये सब अ, खाने की चीज अच्छी है, तो दे डिमांड। और उसके साथ में क्या है कि पेरेंट्स भी क्या है, आजकल बच्चों के लिए बहुत ही ये बन गए हैं कि जो इमोशनली अटैच, बच्चा जो मांगेगा वो दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये बच्चे के लिए अच्छा है कि बुरा है। तो ये सब चीज लाइफस्टाइल के रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी के लिए लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस आर द प्रीडोमिनेंट कॉजेज, बट देन देर आर टू अदर कंडीशंस ऑल्सो। जैसे कि एक कंडीशन है कुछ मेडिकल इलनेसेस, कुछ हार्मोनल बीमारियां, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे का हाइपोथायराइड होता है, तो बच्चे का एक्सेसिव वेट गेन होता है। तो जो बच्चा अनयूजुअली हाई स्पीड से वेट गेन कर रहा हो, तो उसके लिए ऐसी बीमारियों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। और जो लास्ट ग्रुप है, जिसको हम फेमिलियल ओबेसिटी बोलते हैं,
तो फैमिलियल ओबेसिटी मतलब कि खानदानी मेदस्वीता। तो खानदान में अगर बच्चे के खानदान में अगर ओबेसिटी है तो वो चीज बच्चे में आने वाली है, बोथ वे जेनेटिकली एज वेल एज लाइफस्टाइल वाइज। क्योंकि खानदान में ओबेस हुए तो वो लोग बैठे हुए जीवन जीते होंगे, तो वो चीज बच्चे में भी वो हैबिट्स आने वाली है। तो इन शॉर्ट, लेकिन जो पहले जो बताई मैंने लाइफस्टाइल रिलेटेड, वो चीज इतनी सरल है जिसको हम लाइफस्टाइल चेंज करके इम्प्रूव कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, अगर मैं आपके बोलने से जो समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत सीधा सा गणित है कि जिस तरह से बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं और बैंक से हम खर्चा कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ जमा करते हैं तो हमारा अकाउंट बढ़ेगा, अगर खर्चा नहीं हो रहा है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। उसी तरह से हमारे शरीर में हो रहा है कि हम जो खाने के नाम पे जमा करते हैं उसका खर्चा नहीं करें फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर। तो आप इस पक्के अग्रवाल हो सर। आपने आपने पैसा और बैंक का ही एग्जांपल दे दिया, बराबर है। लेकिन ये लोगों के लिए समझना आई थिंक सबसे सरल तरीका है कि इनपुट और आउटपुट का बैलेंस। इनपुट आउटपुट का। सर, आपने कहा कि जैसे अगर कोई फैमिलियल हो तो उसमें दोनों चीजें कि जेनेटिकली उनके जीन से भी आएगा, और जो फैमिली लाइफस्टाइल है कि मान लीजिए किसी घर में जिस तरह का भोजन बन रहा है तो बच्चे वही भोजन ग्रहण करेगा, उसमें वो टेंडेंसी बढ़ेगी। तो यानी खान पान में दो चीजें, तो क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी आपके पास में बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो बच्चा खाते रहेगा। क्वालिटी के बारे में आप कैसे कहना चाहेंगे कि क्वालिटी किस तरह से इस ओबेसिटी को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है? क्वालिटी में जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि जो कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट में पहली बात तो सही प्रपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मात्रा रहना चाहिए। अगर बच्चा खाली प्रोटीन खाएगा तो भी नहीं चलेगा, खाली फैट वाला चीज खाएगा तो भी नहीं चलेगा। तो उसका सही मात्रा में बैलेंस रहना चाहिए। दैट इज द नंबर वन प्रिंसिपल। दूसरा जो प्रिंसिपल है कि जो कैलोरी रिच फूड है, वो कैलोरी रिच फूड लिमिटेड मात्रा में लेना है। और जो हाई कैलोरी, जैसे मैंने बताया कि स्वीटन दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो एक किस्म के एकदम अनहेल्दी फूड या लिक्विड्स बोला जाता है। तो वो उससे तो नहीं। हर वक्त के लिए अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन इट शुड बी अवॉइडेड। तो ये दो चीज का ध्यान रखें। उसके साथ में सही मात्रा में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सही मात्रा में हम फलों का आहार ले। अगर हम कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें भी, नॉन वेजिटेरियन में भी जैसे जो ये लेते हैं मीट लेते हैं, तो वो मीट शुड बी फैट फ्री मीट। तो ये सब चीज का अगर ध्यान रखते हैं तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी। सिमिलरली जो खाना पकाते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ जो भी माताएं बैठी है दर्शक में, उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके फैमिली का स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आपके खाने पकाने के तरीके से आप अपने फैमिली को हेल्दी या अनहेल्दी बना सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखिए, जरूरत से ज्यादा मात्रा में तेल, घी या बटर, ये सब चीजों का इस्तेमाल करने से, इवन जरूरत से ज्यादा मात्रा में शुगर, जो कि गुजराती लोग बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो वो भी नुकसानकारक है। उसी तरह जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर आप सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं, तो भी नुकसान करता है। तो खाने का अगर हम सही तरीके से प्रिपेयर करें, सही मात्रा में उसका बैलेंस बना के रखे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का, तो ये सब चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। और उसके साथ में जो बाहर की खाने की आइटम्स है, जैसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार हमको भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब चीजों अगर बार बार खाएंगे, रेगुलर बेस पे खाएंगे, तो उससे डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाले ही है। तो जो गुजराती लोग स्वीट ज्यादा खाते हैं, तो आपके मधुर स्वभाव का कारण मैं वही मानता हूँ फिर। सर, पेरेंटिंग ये के साथ जी सर। नहीं, जो
ये आपका प्रेम है वो मेरे को हर वक्त मतलब ये बनाता है, एकदम खुश मिजाज बनाता है। सर पेरेंटिंग के साथ आपने कहा कि जो पेरेंटिंग होती है तो उसमें वो जो हर चीज जो होती है बच्चे की, चाहे वो वैलिड डिमांड हो, जायज हो या नहीं हो, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिमिटेड फैमिली की है। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे माए जो आती है इस पर अपने बच्चों को लेके, तो आती इसलिए कि कुछ खाता नहीं, इसको कोई टॉनिक दीजिए, कोई दवाई दीजिए, चाहे उसने खाना चाहिए। तो इन माओ को हम नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं, पर इन माओ को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाए? नहीं तो सबसे पहले तो मैं जब भी कोई भी बच्चे की माता या ग्रैंड मदर या कोई भी बच्चे के रिश्तेदार में जब भी ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ दवाई लिख दो जिससे बच्चा खाने लगे, तभी मेरा उनको एक ही ये रहता है कि अगर कोई दवाई से भूख लगती तो दुनिया में कोई अमीर आदमी भूखा नहीं रहता। कई अब हम देखते हैं कि कई अमीर लोग हैं कि जो बोलते हैं कि उसके पास करोड़ों रुपया है लेकिन उसको भूख नहीं लगती है। तो भूख के लिए ऐसा कोई टॉनिक या ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे भूख स्टार्ट हो। मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि देखिए ये एक चीज है कि खाना खाना एक कुदरती प्रक्रिया है। हम अ, जो बोलते हैं ना कि हम प्राइमेट्स में आते हैं, मतलब सस्तन प्राणी में आते हैं, मनुष्य। तो आप मैमल। देखेंगे कि और जो मैमेलियंस मैमेलियंस जिसको बोलते हैं, तो जो और मैमेलियंस है, सस्तन प्राणी, वो अपने बच्चे को कभी कुछ सिखाते नहीं है। अपने बच्चे अपने आप सीखते हैं। अपने ह्यूमन के बच्चे हैं, वो भी अपने आप सीखेंगे, लेकिन उसके लिए सही टाइम पे सही तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि जो हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सरकार, WHO, यूनिसेफ सब बोलती है कि बच्चे को 6 मास तक सिर्फ माता का स्तनपान दीजिए, लेकिन 6 मास के बाद में पूरक आहार दीजिए। तो इसका कारण ये है कि 6 मास के बाद में बच्चे को कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, उसके साथ साथ में उसका टेस्ट डेवलपमेंट हो, उसको खाने के प्रति रुचि डेवलप हो, हैबिट डेवलप हो, और साथ में जो बोलते हैं ना कि एक धीरे धीरे धीरे, जैसे हम बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको 1 या A सिखाते हैं तो एक दिन में नहीं सीखता है, उसको हम 10 बार एक के एक ऊपर ड्रॉ करवाते हैं, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज दे, तभी बच्चा सीखता है। तो ये जो करने का जो प्रयास है वो कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स, मैं खाली माताओं को इसके लिए जिम्मेदार नहीं गिनता हूँ, माता पिता पूरे फैमिली की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे के पीछे वो लोग समय दे, उसको ये सब चीज के लिए कोशिश करवाए। तो ये जो पीरियड है 6 मास के बाद का पीरियड, जबकि बच्चे की एडेप्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है, तो वो टाइम पे अगर आप कोशिश करेंगे, सही तरीके से कोशिश करेंगे और कंसिस्टेंटली कोशिश करेंगे, तो 100 में से 99 बच्चे अच्छी तरीके से खाना खाएंगे। उसको कोई टॉनिक देने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप अपना घर का बना हुआ खाना वो अवश्य खाएगा। लेकिन जो मदर या जो पेरेंट्स साल भर, सवा साल के बाद में या 1.5 साल के बाद आके बोलते हैं सर बच्चा कुछ खाता नहीं, आप कुछ दवाई लिखो, तभी मैं उसको बोलता हूँ बेटा तुम बस मिस कर गई हो, लेकिन फिर भी अभी लेट नहीं है, अभी भी कोशिश करो, हो जाएगा। तो मित्रों, सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि भोजन जो होता है वो एक कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है। इसके लिए आपको कोई प्रयास करने नहीं है। जब भूख लगी तभी बच्चा खाएगा, कितना खाएगा ये भी आप हम डिसाइड नहीं करते, बच्चा खुद तय करेगा। हमारा सिर्फ इतना काम है कि बच्चे को क्या खिलाना है ये हम उसे दें, और सर का कहना है कि ये समतोल बैलेंस डाइट होना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमारा फैमिली का अगर डाइट उस तरह का हो तो बच्चा भी वही चीज खाएगा, कि बच्चा हमको देख के सीखता है। सतीश जी एक चीज और मैं ये आपके माध्यम से समाज को मैसेज देना चाहता हूँ, जी सर। और ये चीज मैं कई बार हमारे यहाँ आने वाले पेरेंट्स को बताता हूँ। लोग पूछते हैं सर इसको कौन सा बेबी फूड दे, तभी मैं उनको दो चीज बोलता हूँ कि देखिए बेबी फूड है वो पश्चिम की एक क्या बोलते हैं शुरुआत है, या पश्चिम का एक कल्चर है। यहाँ की पेरेंट्स दो सिंगल पेरेंट है या दो पेरेंट है, लेकिन दोनों वर्किंग पेरेंट है, घर में और कोई बच्चे के आफ्टर देखने वाला नहीं है, पेरेंट उसको डे केयर में छोड़ के जाते हैं। तो डे केयर वाला तो बच्चे के लिए खाना बनाने का इतना कोशिश भी नहीं करेगा, तो उसके लिए आसान है कि भाई 2-4 चम्मच पाउडर निकाला,
जो भी है बेबी फूड का, उसमें पानी डाला, दूध डाला, खिला दिया। इसके सामने हमारा सिनेरियो क्या है? ज्यादातर हमारे इंडियन फैमिलीज में हमारे पास फैमिली के मेंबर्स है, या बच्चे की मदर खुद है, या बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स है, या बुआ है, या इवन फादर भी है, कोई भी है, तो वो बच्चे के लिए बना के खिला सकता है। दैट इज नंबर वन। दूसरा, मैं एक आर्ग्यूमेंट या पॉइंट देता हूं कि भाई ये बच्चा बड़े होके दाल चावल रोटी सब्जी खाना है, उसके बड़े होके सेरेलेक या और कोई बेबी फूड नहीं खाना है, तो अभी से उसको दाल चावल रोटी का ही आप हैबिट डालवाओ। और ये मैंने देखा है कि जब भी मैं इतना ये तरीके से समझाता हूँ तो माताएं और पेरेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। नहीं, निश्चित तौर से आपका समझना काफी कन्विंसिंग है। दोनों चीजें होती है कि अगर ये हमको बेबी फूड खाना होता तो हम भोजन अपने लिए भी नहीं बनाते थे, बड़े लोग, हम भी लोग वही खाते थे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे जो फैमिलीज हैं, चाहे वो एक माता काम कर रही है, एक पिता काम कर रहे हैं, संयुक्त परिवार हो, तो भोजन हमारे सिर्फ भोजन ग्रहण करने का नहीं होता, एक आनंद का वातावरण भी होता है जहाँ पूरा परिवार मिलके हम लोग करते हैं। और माता जितने प्रेम एकदम। से भोजन बना के उसको खिला रही है तो उसके साथ उसकी ममता भी जुड़ रही है। ये सिर्फ भोजन या हाँ, न्यूट्रिशन ही नहीं है, एक बहुत आनंददायक क्षण भी है, जैसे हम लोगों ने इमोशनल बॉन्डिंग भी होता है। इमोशनल इमोशनल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होता है। और माता का प्रेम जब भी खाना बनाती है तो उसका प्रेम भी उसमें ऐड होता है। सर, मैं आपके लिए दर्शकों के लिए भी क्लियर कर दूं कि सर ने श्रेय मुझे दिया कि मैंने इस विषय को चुना। इस विषय को चुनने का पूरा श्रेय चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू भाई सोजेतिया जी को जाता है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि सर एक बहुत बड़े एकेडमिशियन के नाम से जाने जाते हैं। यानी इनका अच्छी प्रैक्टिस के अलावा इनका विषय पे बहुत गहरी पकड़ है, रिसर्च में इनकी बहुत ज्यादा रुचि है। कई एक प्रोजेक्ट्स ऐसे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मान्य किए गए हैं। अगर मैं एक उदाहरण बताऊं तो इन्होंने नर्सेस यानी सिस्टर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था जो गुजरात में काफी प्रचलित हुआ, और आगे जाकर इसे सेंट्रल आईपी ने एक्सेप्ट किया। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम की तो चर्चा कर ली है, लेकिन अब हम सॉल्यूशन की, इसके उपाय क्या होते हैं, इस विषय पर चर्चा करें। और खासकर आईपी यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस संस्था को आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, लीड किया है। आपका उत्तर। तो देखिए, जैसे मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, आशावादी आदमी हूँ। और जैसे बोला जाता है कि हर एक टनल के एक किनारे पे उजाला है, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। खाली उसके लिए हमारे सन्निष्ठ प्रयास की जरूरत है। तो ये प्रॉब्लम जो ओबेसिटी का बच्चों में मेदस्वीता का प्रॉब्लम है या ओवरवेट का प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। मैं उसको बच्चे से चालू करने के बदले ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से चालू करूंगा। तो सबसे पहले उसका हमें कम्युनिटी में चेंज लाना है। कम्युनिटी में क्या चेंज लाना है, कम्युनिटी कैसे इसमें हेल्प कर सकती है? तो जैसे मैंने बोला कि बच्चों के लिए आजकल सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, खेलने के लिए सेफ जगह नहीं है। पेरेंट्स को ये डर रहता है कि कहीं मेरा बच्चा नीचे गया उसको कोई टकरा देगा। तो हमारी शहरीकरण की योजनाएं ऐसी हो गई कि जिसमें खेल कूद की जगह नहीं रही। तो जब भी हम कम्युनिटी लेवल पे ये चीज कर सकते हैं कि पहले हम बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट दे। एक यूनिसेफ का एक कंसेप्ट चला है जो, और मेरे को बहुत गर्व है कि हमने सूरत में उसको लिया है, चाइल्ड फ्रेंडली सूरत सिटी। तो जैसे चाइल्ड फ्रेंडली सिटी में जो फैक्टर्स आते हैं उसमें खाली सेफ्टी मतलब क्राइम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन एजुकेशन के रिलेटेड है और खेल कूद के रिलेटेड भी है। तो सिमिलरली हम जब भी हमारे समाज की मतलब हमारी कम्युनिटी की ये होती है, तो उसमें कम्युनिटी को ये देखना चाहिए कि बच्चों को अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, उनको खेल कूद के लिए एनकरेजमेंट मिले, उनको खेल कूद के लिए सेफ जगह मिले। दैट इज नंबर वन। नंबर टू आता है स्कूल। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बच्चे स्कूल में मिनिमम 6 से 8 घंटा पास करते हैं। बाकी के 6 से 8 घंटे या 10 घंटे वो सोने में निकालते हैं। और बाकी के जो अवर्स रहे उसमें से कुछ बच्चे ट्यूशन में जाते होंगे या कुछ अपनी और एक्टिविटी में जाते होंगे,
और बाकी उनका दैनिक कार्य में। तो जो स्कूल का टाइम है, स्कूल का पीरियड है, वो एक बड़ा लंबा पीरियड है, तो उसमें भी हम ध्यान दे सकते हैं कि भाई उससे भी मेधास्फीता को हम एड्रेस कर सके। तो कैसे कर सके? एक तो स्कूलें भी खेल कूद को प्राधान्य दे। आजकल क्या हो गया है कि रैट रेस, मतलब नंबर की रेस हो गई है। रट्टा लगाने का बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के बदले ओनली इसके मार्क कितने आए उसको ध्यान दिया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा और स्कूलों में भी। तो तीनों जगह पे हमें ये सोच बदलनी है। जरूरी नहीं है कि सब कोई साइंटिस्ट बने या सब कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बट सबको एक हेल्दी इंसान बने वो जरूरी है। तो हेल्दी इंसान बनने के लिए उनका जो नींव है हेल्थ की, वो स्कूल के टाइम से बराबर बननी चाहिए। और तो स्कूल में खेल कूद को प्राधान्य होना चाहिए, खेल कूद को प्रमोशन मिलना चाहिए, उसके लिए स्पेशल टाइमिंग रहना चाहिए और फैसिलिटी भी होना चाहिए। आजकल कई स्कूलों में हम देखते हैं कि खेलकूद की सुविधा ही नहीं है। बच्चे करेंगे क्या? पीटी का पीरियड होगा तो भी क्लासरूम में बैठे रहेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि कई स्कूलें ऐसी है कि जो अपने यहाँ से बच्चों को खाना देते हैं। हमारे यहाँ कई प्राइवेट स्कूलें ऐसी है कि जिसमें बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाता है। तो जब भी या तो ये चीज उनकी फीस में इंक्लूड है या फिर बच्चे परचेज करते हैं। तो जो स्कूल कैंटीन है वहां से जो बच्चे को डाइट दिया जाता है या डाइट की बिक्री किया जाती है, वहां हमें एक्ट करना है कि वहां से हेल्दी फूड की बिक्री हो, हेल्दी फूड का डेली बच्चे को खाने में दिया जाए। और मेरे को बहुत गर्व है कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लास्ट ईयर 2019 में हमने एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज चैप्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स, मतलब जो कि बीमारी छूताछूत की बीमारी नहीं है, इन्फेक्शन की बीमारी नहीं है, और जैसे कि ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ये बीमारी ऐसी है कि उसके लिए जागरूकता करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमने चैप्टर बनाया और ये चैप्टर ने स्कूल्स के लिए गाइडलाइन बनाई है। स्कूल्स के जो कैंटीन है उनके लिए गाइडलाइन बनाई है कि उनको बच्चों को ऐसा ऐसा खाना देना चाहिए। सिमिलरली इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक जो घर से बच्चे खाना लेके जाते हैं तो उसके लिए एक स्कूल टिफिन मेनू, मतलब हमारे घर में हम क्या बना सकते हैं जो हेल्दी है और टेस्टी भी है और साथ में बच्चे की कैलोरिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकती है। तो ये गाइडलाइन हमने पेरेंट्स के लिए बनाई है। ये करने से क्या होता है कि माँ बाप के पास ऑप्शंस आते हैं कि क्या क्या खाना दे सकते हैं जो कि बच्चे के लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज हो गई। बाद में जो है कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हालांकि इतनी उसमें सफल नहीं हुई है, लेकिन हमने कई सेलिब्रिटीज को भी हमने अप्रोच किया था कि जो कि फॉल्स क्लेमिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स है वो बहुत ही बच्चे के लिए पॉजिटिव है। वो सोचते हैं कि मैं जो चीज मेरे को नहीं मिली है ये सब चीज मैं मेरे बच्चे के लिए कर लूं। आप एग्री होंगे ना सतीश जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जो ये पेरेंट्स की इमोशंस है और वो ये फीलिंग रखते हैं कि भाई मैं मेरे बच्चे के लिए A to Z सब कर दूं, तो वो चलते हुए वो सोचते नहीं कि ये अच्छा है कि बुरा है। और जैसे टीवी में या प्रिंट मीडिया में कोई सेलिब्रिटी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वो बच्चे के लिए वो कर देते हैं। तो IAP ने ये चीज के लिए भी प्रयत्न किए हैं। अभी हमें उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये कोशिश की है कि ऐसी फॉल्स क्लेमिंग एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर रोक लगाया जाए। उसके साथ में पेरेंट्स के लिए जो जैसे आप है इतना अच्छा लोक जागृति की प्रवृत्ति ये सिटी चैनल के थ्रू कर सकते हैं, और इसके लिए मेरा भी डॉक्टर चंदू जी से भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि इतनी अच्छी प्रवृत्ति आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से
पेरेंट एजुकेशन इज वन मोर पार्ट कि जिसके जरिए हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं कि हेल्दी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को हम डिस्करेज कर सकते हैं। लास्ट ईयर 2019 में और एक रिमार्केबल काम हुआ जिसके लिए अभी हमारे निर्वाचित अध्यक्ष है डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी, जो कि दिल्ली में यूसीएमएस में है। उनके आगेवानी में हमने लास्ट ईयर जंक फूड गाइडलाइन, मतलब ये जो हमने जंक फूड की बार बार बात करते हैं, तो कैलोरी रिच फूड्स है, द फूड विच आर अनहेल्दी फूड्स, तो उसके लिए भी हमने एक संशोधन पेपर बनाया है और उसको भी हमने प्रिंट मीडिया में, मेडिकल जर्नल्स में तो ये किया है, उसके साथ में डिसेमिनेट पब्लिक में भी कर रहे हैं। लास्ट में बच्चों के लिए आई थिंक हमें जो दो चीज करना है, और इसका अगेन शुरुआत हमें हमारे से करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्क्रीन टाइम। तो जैसे अभी आजकल इंटरनेट की सुविधा बहुत ही कम दाम में हो गई है, तो ज्यादातर पेरेंट्स या आप कोई भी देखो तो मोबाइल लेके बैठा हुआ है, हर बार ऐसे ही करके ही बैठा है। तो वो चीज को भी हमें, बच्चों में भी हमारा अनुकरण करते हैं, तो बच्चों में वो चीज ना आए उसके लिए पहले तो पेरेंट्स को खुद को ये चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, और साथ साथ में प्रोएक्टिवली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम न ले। ऐसे कहा जाता है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 1 आवर, डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से, लेकिन छोटे बच्चों में तो जरा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तो ये सब करने से और उनको अगर प्ले एक्टिविटी के लिए एनकरेज करेंगे तो मेरे ख्याल से और सही न्यूट्रिशियस फूड के बारे में हम गाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से मेदस्वीता का प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली एड्रेस कर सकेंगे। अदरवाइज ये होगा कि आज से 15-20 साल बाद, वैसे भी तो इंडिया डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड में, तो आज से 15-20 साल के बाद डायबिटीज का कैपिटल तो रहेगा ही, लेकिन हाइपरटेंशन का भी कैपिटल रहेगा और डिप्रेशन का भी कैपिटल रहेगा, क्योंकि जो मेदस्वी होते हैं एडल्ट, उनको भी लो सेल्फ एस्टीम होता है, उनको डिप्रेशन वगैरह रहता है, उनको थोड़ी हीन भावना होती है, तो वो सब चीज अल्टीमेटली लीड्स टू द मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, जॉइंट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आई थिंक अगर अभी हम ध्यान रखेंगे तो ये आने वाले एपिडेमिक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दर्शकों, सर ने जिस तरह से कहा कि हमारा देश डायबिटीज का कैपिटल जाना जाता है, और अगर सिर्फ समस्या पे हमने ध्यान नहीं दिया और समय रहते रोक नहीं लगाई तो हो सकता है कि इसकी उम्र कम हो जाए। हम बहुत बार सुनते पढ़ते हैं कि किसी 18 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में या तो डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और हम आश्चर्य करते हैं कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, कम उम्र में हो रही है। पर इसके लिए हम कितने दोषी और जवाबदार, इस पे हमने कभी गौर नहीं किया। सर ने कहा कि ये जो समस्या है किसी बच्चे की न होकर ये फैमिली की समस्या है। तो अब हम जब समस्या के समाधान या उपाय की ओर सोचते हैं तो इसे हमें फैमिली के एंगल से सोचना चाहिए कि जो भोजन हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोगों को तय करनी है, फैमिली को और पेरेंट्स को उसके सामने एक आदर्श रखना है। सर ने कहा कि स्क्रीन टाइम कम करना है, तो बहुत सारी जगह में ये होता है कि जब 9 से 11 के प्राइम टाइम के सीरियल चलते हैं उस समय भोजन होता ही नहीं है, होता है तो मदर का ध्यान वहाँ टीवी पर है और हाथ से वो परोसी जा रही है। सर जैसे विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इस जब भोजन हो तो सामूहिक रूप से हो, और उस समय में पूरी तरह से स्क्रीन, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी सब चीजें बंद होनी चाहिए, ताकि न केवल भोजन हो बल्कि आपस में जो संवाद है, कम्युनिकेशन, वो भी बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और हमारे संबंध मजबूत होंगे। सर एक बहुत ही जो चीज मेरे ध्यान में आई है कि पिछले कुछ महीनों में जो लॉकडाउन हुआ था और कोरोना का जो एक काल चला है, तो इसमें बड़ों से लेकर छोटे तक को बाहर आ जाने पर मनाई थी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, और घर पे बैठे भोजन कर रहे थे। तो जिस समस्या की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आप इसको नेगेटिव रूप में लेते हैं, पॉजिटिव रूप में? देखिए इसमें सतीश जी दोनों तरीके का है, लेकिन आप वो आपदा को कैसे आपने लिया और उसको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि नहीं, उसके ऊपर निर्भर है।
क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो स्वाभाविक है कि बच्चे घर से बाहर निकलना उनका बंद हो गया, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ, लेकिन डर के मारे भी पेरेंट्स बच्चे को बाहर भेजना स्टॉप कर दिया। तो उनका फिजिकल एक्टिविटी कम तो होना था और कम हुआ भी। लेकिन उसके सामने क्या हुआ कि जो बच्चे हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार या कई बार हफ्ते में 3 बार बाहर का खाना खाते थे या जंक फूड खाते थे, तो उसका यूज टोटली स्टॉप हो गया। अभी अनलॉक के बाद में थोड़ा कुछ चालू हुआ, लेकिन फिर भी डर के मारे लोग कम इसको मतलब प्राधान्य देते हैं, उसको अवॉइड ही करते हैं। साथ साथ में हमने ये भी देखा, कई सोशल मीडिया में वीडियोस भी आए कि फैमिली के एक्सरसाइज के वीडियो आए, जैसे एडल्ट लोगों ने भी, घर के जो वयस्क लोग थे जो कि कभी कसरत नहीं करते थे, उन्होंने भी कसरत करना चालू किया। थोड़ा डर डर की वजह से भी कसरत करना चालू किया कि ये पाया गया है कि कोरोना जो ओबेस लोग है उसमें ज्यादा मोर्टालिटी करता है। तो दोनों तरीके से है। अभी जैसे हम उसको कैसे ले, तो अगर हम लॉकडाउन हो या नहीं लो, हम अपना फिजिकल एक्टिविटी घर के अंदर, बहुत छोटी छोटी चीज है, घर की छोटे छोटे काम है, वो अगर खुद कर ले। आजकल के बच्चे को मैंने देखा है कि टीवी के सामने बैठे होंगे या जहाँ स्टडी रूम में बैठे होंगे, मम्मी मेरे को पानी दो, और मम्मी गिलास जाके गिलास लेके आती है और देती है, या उसकी स्कूल बैग है वो भी मम्मी प्रिपेयर करके देती है। तो ये सब चीजों में छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये सब चीजों से अगर हम एक्टिविटी बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उसकी ओबेसिटी बढ़ने वाली ही है, चाहे लॉकडाउन हो या नहीं हो। लॉकडाउन के टाइम में और भी बच्चों में थोड़े इश्यूज आए, क्योंकि आइसोलेशन की फीलिंग आई, थोड़ा उनको डर की भी फीलिंग आई, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उसकी भी नेगेटिव इफेक्ट आई। लेकिन उसके साथ में आप मेरे ऑब्जर्वेशन से एग्री होंगे कि जब से लॉकडाउन लगा तब से बच्चों में बीमारियां होना बहुत कम हो गई, क्योंकि बच्चों का बीमार लोगों से संपर्क आना एकदम कम, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और बच्चे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अभी डेवलप हो रही होती है, तो उनको संक्रमित होने का चांसेस कम हो गया, तो उनमें बीमारियां कम होने लगी है। तो लॉकडाउन के प्लस माइनस दोनों इफेक्ट है, लेकिन मेरा तो श्रोताओं को, दर्शकों को एक ही मैसेज है कि चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, कोरोना हो या ना हो, हमें फिट रहना है। हमें मेदस्वीता को अवॉइड करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज और बैलेंस फूड का इस्तेमाल करना है। और उसके साथ में ये कोविड-19 की बीमारी है, वो कोई अभी जल्दी से जाने वाली नहीं है, वो तो हमें उसके साथ जीना है। तो उसके लिए भी सेफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें हर वक्त, चाहे हमें कोई तकलीफ है या नहीं है। सिमिलरली हो सके तक तब तक बाहर जाना अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और हैंड वॉशिंग को फॉलो करें। मैं तो सर ने जिस एक छोटी सी बात की ओर इशारा किया है कि अगर बच्चा अपने टीवी के सामने बैठा है और उस समय में वो पानी की मांग करता है और माँ प्रेम की खातिर उसे अगर पानी ला के दे रही है, तो जो माँ का प्रेम है, लेकिन वो अनजाने में सटल रूप से उसकी आदतें बिगाड़ रही है कि जहाँ उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, साथ साथ में उसे जिद्दी बना रही है, पॉजिटिव बना रही है। इस तरह से बच्चा डिमांडिंग हो जाएगा, हर बार केवल अपनी जिद ही पूरी करना सीखेगा और दूसरे लोगों से एडजस्ट करना भी नहीं सीखेगा। तो आप न केवल उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम करें, बल्कि साइकोलॉजिकली उसे कमजोर भी बना रही है। सर, चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है और इस चर्चा के माध्यम से हम हमारे विशेषज्ञों के स्वभाव का वह पहलू सामने लाते हैं जो आमतौर से दिखता नहीं है। जैसे आपको हमने देखा एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छा एकेडमिशियन, एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में देखा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने जीवन की कोई अविस्मरणीय मेमोरेबल घटना क्या मानते हैं? अभी आपने मतलब ये तो एकदम लास्ट बॉल में एकदम गुगली बॉल डाला, जिसमें कैसे उसको प्ले करे, प्लेड लगाए, स्ट्रोक लगाए, कुछ मालूम नहीं चल रहा है।
नहीं सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस ढंग से आप सचिन तेंदुलकर की बैटिंग कर रहे हैं ना, ओपनिंग से लेके अभी तक के आपका चल ही रहा है, शतक के ऊपर पहुंच गए, इससे मेरा मुझे भी बात नहीं, देखिए, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं कि जिसको जबकि मूड के देखते हैं तो एक सुकून की फीलिंग आती है, या एक जो बोलते हैं कि लर्निंग लेसन सा लगता है कि भाई ये दुनिया में ऐसा अब हमें ऐसा करना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बहुत खुशी की छोटा सा किस्सा है, हालांकि आपको मूवी मूवी के किस्से जैसा लगेगा, लेकिन दिस इज अ रियल टाइम सिनेरियो। मैं अहमदाबाद में 1989 से 1991 में पीडियाट्रिक्स की स्टडी करता था, और तभी एक हमारे वार्ड में एक बहुत ही गंभीर बीमारी के साथ में बच्चा एडमिट हुआ था। ये वो टाइम में इतनी सुविधा भी नहीं थी, भले अहमदाबाद तो बड़ा सिटी है, लेकिन फिर भी कई लोग सरकारी अस्पताल में आते थे इलाज कराने के लिए, और क्योंकि बच्चा गंभीर था तो जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने भी उसको ऐसा बोला कि अब आप उधर ले जाओ। बच्चा अच्छे मतलब मिडिल क्लास फैमिली का था, एजुकेटेड फैमिली थी, और काफी क्रिटिकल कंडीशन में था, और हमने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की। मतलब हमने इन द सेंस कि हमारी पूरी डिपार्टमेंट की टीम ने, डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, सब ने, और वो बच्चा अच्छा भी हो गया। तभी तो जो हमें एक बोलते हैं कि एक खुशी मिलती है, एक ये मिला कि भाई चलो हमारे एफर्ट से बच्चा सही हुआ। कुछ सालों के बाद जब भी मैं सूरत में सूरत पीडियाट्रिक एसोसिएशन में प्रेसिडेंट था, और मेरे को कुछ एसोसिएशन के काम से कुछ ऑफिस में जाना हुआ, और जब भी वहां गए और हमने बोला कि ये जो सर है उनसे हमें मिलना है, हमारे एसोसिएशन के कुछ काम के लिए हम आए हैं, और फिर कार्ड भेजा, तो मेरे को बहुत ही बड़ा ताजुब हुआ कि वो बच्चा तभी छोटा था, लेकिन दैट बॉय हैड ग्रोन अप टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर। और चाहे उसको बाद में उसके पेरेंट्स ने बताया होगा या जो भी होगा कि भाई आप सिविल में थे और आपको सिविल में ये क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट ईयर डॉक्टर होते हैं ना, वो मरीज के साथ में सबसे ज्यादा रहते हैं। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो तो आके विजिट करके चले जाते हैं, लेकिन छोटे डॉक्टर होते हैं जो जूनियर डॉक्टर है वो सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उसके उसका नाम ज्यादा फेमस हो जाता है, या पेशेंट को जानते हैं। तो पेशेंट के पेरेंट्स ने बताया होगा, तो उसने मेरे को रिमाइंड करवाया कि सर आप अहमदाबाद में पढ़े हो? मैं बोला हाँ। अच्छा, आप कौन सी साल में थे? फिर याद करते, फिर बोले अगर आपको याद है तो मेरे को ऐसी तरीके से मेरे पेरेंट्स लेके आए थे, एंड आई वाज केप्ट इन द सिविल हॉस्पिटल फॉर 10-12 days एंड आई वाज क्रिटिकल। एंड तो बाद में जो तभी वो बच्चा सर्वाइव हुआ, तभी जो खुशी हुई थी उससे कई गुना खुशी मेरे को वो बच्चे को ग्रो होते हुए देखा तभी हुई। हालांकि उससे मेरा जो काम था वो काम तो वैसे भी होने वाला था, क्योंकि मैं कोई पर्सनल निजी काम के लिए नहीं गया था, एसोसिएशन के काम के लिए गया था, और सोशल कम्युनिटी एक्टिविटी, जैसे आप अभी कम्युनिटी एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन जो ये देखा कि भाई हमने जो एफर्ट्स लगाए, वो एफर्ट्स से आज वो जो बोलते हैं ना कि एक छोटी सी कली में से इतना बड़ा गुलाब हुआ या बड़ा पुष्प हुआ, वो देख के जो खुशी हुई, वो एक बोलते हैं कि मेरे लिए मेमोरेबल इंसिडेंस है। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, और कई जगह पे ये भी देखा गया, और मेरा तो एक जनरल ये रहा है कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है, ज्यादातर लोग अच्छे ही है, और थोड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इसलिए हमें सबके साथ अच्छे रहने चाहिए। यानी आप किस चश्मे से देखें, अगर अच्छे के चश्मा लगाए तो आपको सब अच्छे दिखेंगे। हाँ
और कलर कुछ आपका पीला चश्मा होगा तो पीला दिखेगा। पीला दिखेगा। और कुछ एक लोग तो होना भी चाहिए ना, अगर अंधेरा नहीं हो तो उजाले की कीमत भी क्या होगी, तो कुछ एक लोग तो सही है। होने भी चाहिए ऐसे। कॉन्ट्रास्ट तो होता है ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, तो सर ये जो सभी आपने कॉन्ट्रास्ट। आपने किस्सा सुनाया, ये निश्चित रूप से जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं या मूवीज में देखते हैं उसी तरह का था। पर इस सच्चाई भरे किस्से में मुझे जो दो तीन चीजें बड़ी अच्छी लगी, कि पहले आपने कहा कि ठीक है हम लोग तो अपनी सेवा मान के किसी भी करते हैं, तो सरकारी दवाखाने में हमने सेवा की तो वहाँ पे भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में की है, जहाँ पे दवाई से लेके इंस्ट्रूमेंट से लेके इक्विपमेंट से सब चीजें लिमिटेड होती है। तो वहां पर अगर बच्चा अच्छा होता है तो ये आपका डेडिकेशन समर्पण है। और इसीलिए आपने कहा कि भाई मैं भले फर्स्ट ईयर का था लेकिन उसके साथ में इतना ज्यादा मैंने वहां सेवा दी कि उसने बाकी सब लोगों को तो याद नहीं कि डॉक्टर दिगांश शास्त्री जी को याद रखा होगा। दूसरी बात इससे जो सीख मिली है कि जब हम बच्चों का इलाज करते हैं तो ये हमारे दर्शकों की सभी के लिए एक मैसेज है कि बच्चा जो होता है वो अपने आप में का कलिए में बोलते हैं बीज होता है, तो आगे जाके कैसा वृक्ष बनेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। कि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है बच्चे पे क्यों खर्च करें, तो हमारे बच्चे जो है वही हमारी संपत्ति है। और इसीलिए आपने सही है। अपने संबोधन में भी कहा था कि समाज की जवाबदारी बनती है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित रखें, उन्हें अच्छे से बढ़ाएं, क्योंकि आगे जाके ये समाज का हिस्सा और घटक बनने वाला है, ये समाज को निर्माण करने वाले हैं। और उससे भी अच्छी बात कही कि मैंने कोई अपने स्वार्थवश कोई विषय नहीं रखा था उस बच्चे के सामने, उस ऑफिसर के सामने, एक कम्युनिटी काम से गया था। और जैसा हम आपको जानते हैं कि आपने अपने पद का कभी भी किसी भी तरह से खुद के लिए कोई दुरुपयोग नहीं किया है, जब भी किया है सभी के लिए किया है। सर निश्चित तौर से ये किस्सा बड़ा प्रेरणादायी था, और हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन्हें भी इससे प्रेरणा मिले जिन गुणों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया हूँ। सर बहुत सारी बातें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे इश्यूज हैं आपसे, आपके पास में सो ज्ञान का खजाना है, किस्सों का खजाना है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो मित्रों मैं जानता हूँ। जी, तो मित्रों आज समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए सर से विदा लेनी पड़ रही है, आपसे विदा लेनी पड़ रही इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होगी। और डॉक्टर दिगांश शास्त्री सर जितने अनूठे ढंग से, जितने अपनेपन से और जितनी मधुरता से आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।